जयपुर से खबर है, जहां 12 आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा है। पेपर लीक से जुड़ा यह मामला है और कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर फिलहाल आरोपियों के भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों ने एसओजी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। एसओजी ने 12 दिन की रिमांड मांगी है और 24 घंटे के अंदर पेश न करने को लेकर कोर्ट ने इस पर नाराजगी दिखाई। पेपर लीक मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और 12 आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया है। वहीं कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर फिलहाल आरोपियों को भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों ने एसओजी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। दरअसल इस दौरान एसओजी ने 12 दिन की रिमांड भी की मांग की थी, लेकिन फिलहाल 4 दिन की रिमांड उनको मिली है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, अब क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? कोर्ट में पेश किया गया, मारपीट के आरोप तक लगे हैं। और जी देखिए, एसओजी पर काफी गंभीर आरोप लगाए और जो एक ट्रेनी एसआई हरखुद चौधरी थी, उन्होंने कहा कोर्ट में अंदर कि उनके साथ मारपीट की गई है और आरपीए में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें डॉन कहा जाता था। ऐसी बातें उन्होंने बताई और कहा कि जब हमें यहाँ पे हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, उस दौरान हमसे मारपीट की गई। उसके बाद अन्य आरोपियों ने भी यह कहा कि क्योंकि उन्हें जो है 24 घंटे से अधिक से हिरासत में रखा और एक कांस्टेबल जिसे कि जोधपुर से एसओजी की टीम लाई थी, उसने कहा कि उसे 31 मार्च को ही कस्टडी में लिया गया था और उसके बाद आज पेशी हुई है। ये काफी गंभीर आरोप आज एसओजी पे लगे। एसओजी ने 12 दिनों की रिमांड की मांग की थी इन सभी आरोपियों की, लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल सिर्फ 4 दिनों की रिमांड दी है। साथ ही यह कहा है कि अभी जब ये रिमांड के लिए ले जाएंगे, उनको पूछताछ के लिए ले जाएंगे, उससे पहले एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के द्वारा इन सबका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक 24 घंटे में इन सभी आरोपियों की मेडिकल जांच होगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी जाएगी। यह इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने ये अपने साथ मारपीट के आरोप लगाए थे। 15 आरोपियों को ऐसा बताया गया था कि 15 जो ट्रेनी एसआई हैं, उनको एसओजी की टीम ने हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद 11 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल वही उठता है कि इससे पहले भी जब 14 आरोपियों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था, तब भी उन्हें 24 घंटे में एसओजी पेश नहीं कर पाई थी और कोर्ट ने तब भी नाराजगी दिखाई थी और उसके साथ साथ डीजीपी को यह कहा था कि आप अपने नेतृत्व में एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी यह रिपोर्ट देगी कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उन आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया। आज बार बार जो ट्रेनी एसआई आरोपी हैं, उनके जो वकील थे, उनके पक्ष से बार बार यही दलील दी जाती रही कि इसी कोर्ट में यह निर्णय हुआ था, इसी कोर्ट ने यह कहा था कि एसओजी का जो रवैया था वो ठीक नहीं था और इसको लेकर कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके एसओजी ने किन परिस्थितियों में दोबारा ऐसा किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही आरोपियों के वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि जिस तरह की पूछताछ करनी है इन आरोपियों से, वह पूछताछ कुछ घंटों में पूरी हो सकती है, क्योंकि ये बस जानना है कि किस जगह पे रुपयों का लेन देन हुआ था। एसओजी की टीम दरअसल पूरी तरह से जो मनी ट्रेल है उसको ढूंढना चाहती है, ये देखना चाहती है कि लेन ठीक है, पैसों का लेन देन आखिर कैसे हुआ, वो पूरी चेन की, वो उस ट्रेल को ढूंढने की यहाँ पर कोशिश थी। बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बड़ा आरोप एसओजी के ऊपर मारपीट का जरूर लगा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अरविंद डामोर ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। 4 बार के विधायक अर्जुन बामनिया का टिकट आखिरी समय पर कट गया। कांग्रेस पार्टी के निर्णय ने सभी को चौंका दिया। कांग्रेस बीएपी में गठबंधन नहीं हो सका और बीएपी के राजकुमार रोध भी चुनावी मैदान में हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन 4 बार के विधायक अर्जुन सिंह बामनिया का टिकट काट दिया गया। पिछली गहलोत सरकार में मालवीय बामनिया दोनों ही मंत्री थे, लेकिन मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और उन्हें बीजेपी से टिकट मिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और अर्जुन बामनिया डामोर के नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए। जिसने कांग्रेस का 40 साल तक खाया और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में बदल गए, तो जनता में आक्रोश है कि 40 साल तक जिस पार्टी को मां कहने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए जनता में आक्रोश है कांग्रेस के प्रति। और अंतिम समय पे हमारे ऊपर लेवल के नेताओं ने निर्णय किया कि युवा को टिकट दो, भाई अरविंद को टिकट दो। देरी का कारण तो कहीं न कहीं जहाँ हमारे आलाकमान हैं, फैसला करने वाले वो हैं, उनके भरोसे बराबर हमारी वार्ता होती रही, बात होती रही। कोई कारण रहे होंगे जिसका थोड़ी लेट हुआ।
बात है, कमान ने जो तय किया और हमको जब भी उन्होंने मूवमेंट में एक्टिव किया है तो हम आज एक्टिव है। तो अब आगे की कांग्रेस को जीत दिलाने को लेकर के बाकी क्या रणनीति है? बिल्कुल बूथ स्तर तक हम पहुंचेंगे, आज से ही हमारा काम शुरू। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सबसे पहले बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर समय में टिकट का ऐलान किया, देरी की वजह असल में क्या रही? शुभेंदु, मैं बता जाऊं कि आज सुबह तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही थी और आलाकमान गठबंधन के लिए तैयार था, लेकिन स्थानीय नेता इसके लिए तैयार नहीं थे, जिस पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दबाव बना, जिसके बाद में आलाकमान ने निर्णय किया कि प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। जिसके बाद में प्रथम बामनिया का नाम सामने आया और दोपहर 1 बजे तक अर्जुन सिंह बामनिया जो पूर्व मंत्री हैं उनका नाम चलता रहा और जो आलाकमान को नाम भेज दिया गया था, लेकिन करीब 2 बजे बाद में घटनाक्रम बदला और बाद में अरविंद दामोर का नाम सामने आया और अरविंद दामोर ने फार्म भरा और बामनिया ने भी फार्म भर दिया था, लेकिन एंड वक्त पर अरविंद दामोर ने फार्म भरा। लेकिन इस एंट्री के बाद ये बड़ा आश्चर्यजनक नजर आता है ये फैसला, क्योंकि अर्जुन सिंह बामनिया कद्दावर नेता माने जाते हैं। पिछले एक लंबे समय से इस इलाके के अंदर उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आखिर समय में टिकट कटने के पीछे कोई खास वजह, क्या युवाओं को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक यही कारण था या कोई और दूसरी इसके पीछे रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की? कहीं न कहीं पूरे घटनाक्रम बड़ा अचंभित करने वाला था। कांग्रेस पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, स्थानीय नेता भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे और 2 नाम चल रहे थे, जिसमें प्रथम अर्जुन बामनिया का नाम चल रहा था, लेकिन 2 बजे अचानक बामनिया ने अपना फैसला बदला और अरविंद दामोर को आगे गया और उनका नामांकन भरा गया। हमने इस बारे में बात भी की उनसे, तो उन्होंने कहा कि आलाकमान को नाम भेजा गया था और जहां से अरविंद दामोर का नाम फैसला हुआ, इसलिए हमने फार्म भरा है। देरी के लिए भी हमने पूछा कि देरी क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि आलाकमान का निर्णय था और आलाकमान के निर्णय पर हमने फैसला किया है। चलिए, कांग्रेस पार्टी का फैसला था, देरी से टिकट का ऐलान किया और बहुत कम समय बचा था, हालांकि नॉमिनेशन फाइल हो गया। बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर हॉट सीट बना बांसवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय नामांकन दाखिल उन्होंने किया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दावा किया कि वो बड़े अंतराल से विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को मात देंगे। मालवीय ने कहा कि प्रदेश में सभी 25 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, देश में एनडीए 400 सीटों से ज्यादा हासिल करेगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। मालवीय को वागड़ क्षेत्र का दिग्गज नेता माना जाता है। आदिवासी इलाके में मालवीय का मजबूत वर्चस्व है। मालवीय 4 बार के विधायक और 1 बार एमपी रह चुके हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय दूसरी बार चुनावी मैदान में है। 1998 में बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा सांसद बने, लेकिन बाद में कांग्रेस में वो शामिल हो गए। 2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मालवीय दूसरी बार लोकसभा के लिए इस बार ताल ठोक रहे हैं। और कोई मैं नया उम्मीदवार नहीं हूं, मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है, न उनके लिए मैं अपरिचित हूं। मैं अपना चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर एक हवा बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियां हैं और जो विकास हुआ है, भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे पूरा देश आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा है। जालौर सिरोही से आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। जालौर सिरोही सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन साल 1999 के बाद इस सीट पर कांग्रेस को लगातार 4 बार हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने जालौर सिरोही सीट पर स्थानीय निवासी लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। ऐसे में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा यहां पर खूब उछला। हालांकि इस सीट पर रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा बाहरी उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। इस बीच सचिन पायलट ने वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार के संकेत दिए। पायलट ने कहा कि वो अशोक गहलोत के बेटे और जालौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए प्रचार जरूर करेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया। पिछली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री भी वो रह चुके हैं। आपको बता दें कि आंजना इसी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह को हराया था।
आंजना के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। उदयलाल आंजना लोकल हैं और इनकी किसान वर्ग में एक अच्छी खासी पकड़ है। एक बार उसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और सहकारिता मंत्री रहे हैं। साथ ही आप लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई और बड़ा चेहरा नहीं था। इसी कारण उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि 10 साल में बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए झूठे आश्वासन दिए, ऐसे में वो किस आधार पर नई गारंटियां दे रहे हैं। 4 जून को होगा, किसके साथ जनता है अभी से कैसे वो अनुमान लगा रहे हैं। गलत फहमी जनता निकाल देगी। जनता को 10 साल तक बहुत लंबा समय होता है, जब खूब बर्दाश्त कर लिया। अब जनता की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम लिया हूँ। जनमानस जो मैंने देखा है उनको तो पूरे राजस्थान से घूमने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं जनता के बीच में घूमा हूँ, इसलिए जनता की भावना मैं ज़्यादा समझता हूँ। सर, मुद्दों राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो हमारे राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे तो वो उठाएंगे, लेकिन मैं हमारे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, इनके लिए स्थानीय मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और इसीलिए मुझे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। सर, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। इसका सर्टिफिकेट तो मुझे किसान देंगे कि उनके लिए कुछ किया या नहीं किया, वो तो सर्टिफिकेट किसान देंगे। किसानों से 20,000 रुपये और 20 किलो घोड़ा चूरा का नष्टीकरण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इस जिले में उदयलाल आंजना के कार्यकाल में नहीं हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट हॉट सीट बन चुकी है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पहले निर्दलीय प्रत्याशी ने सभा और रैली निकाली। वहीं रविंद्र भाटी के खिलाफ बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल को मैदान में उतार चुकी है। बाड़मेर जैसलमेर सीट निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल सकता है। लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा आदर्श स्टेडियम में हुई, जिसके बाद रैली के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा में भारी तादाद में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में नामांकन सभा का आयोजन किया गया था। भाटी के समर्थकों की भारी भीड़ की वजह से शहर के बाहरी इलाकों में जाम देखा गया। लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र भाटी के समर्थकों और आम जन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली को लेकर प्रहलाद गुंजल ने बिरला पर गंभीर आरोप लगाए। गुंजल ने बिरला पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। गुंजल ने कहा कि सरकारी तंत्र के इस्तेमाल के बावजूद नामांकन रैली फ्लॉप रही। वहीं प्रहलाद गुंजल केशवराय पाटन इलाके में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल तक कोटा बूंदी से सांसद रहने के बावजूद ओम बिरला ने एक भी उपलब्धि वो नहीं बता पा रहे। प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओम बिरला ने अपना और अपने परिवार का ही साम्राज्य बढ़ाया है। शहर की सारी संस्थाओं पर उनका कब्जा है। घर का एक एक शख्स किसी न किसी संस्था का चेयरमैन है। सरकारी रैली थी, जनता का विश्वास उसमें बिल्कुल भी नहीं था और कुछ इधर उधर से पैसे दे दवा के लोग लाए। तो एक तो बोला ही सही ना कि प्रहलाद गुंजल ही जीतने वाला है और बेचारी कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बयान दिया कि साहब हमको तो यहाँ कहा गया कि वहीं हाजिरी भरेंगे और वहीं आपको उपस्थित रहना है। ऐसा होता है क्या भाई सेक्टर के बाहर भी कोई हाजिरियाँ भरी जाए सारे शहर के सफाई कर्मचारियों की? रैली फ्लॉप्स होती। मेरी रैली देखी थी ना आप लोगों ने। अगला सिरा कलेक्ट्रेट, पिछला स्टेडियम और पागलपन ऐसा कि कोई पैरों में गिर जाए तो उठ नहीं पावे जोश और जुनून में। कल तो ऐसा चल रहा था जैसे किसी अच्छे आदमी, भद्र आदमी की यात्रा में जाते हैं, पीछे से लोग बातें करते जाते हैं। आदमी तो ठीक था। और दौसा में सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेम सिंह ने कहा कि अगर दौसा सीट से मुरारीलाल चुनाव जीत गए तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, साथ ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उनसे निवेदन है कि वो प्रेम सिंह जी बाजौर का स्वागत करें।
कोई किसी के लिए कुछ भाजपा मिशन 25 पे काम कर रही है। दौसा कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने कहा है कोई मिशन 25 नहीं है, दौसा की सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, दौसा की सीट यदि मुरारीलाल जीत जाए ने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। और लिख देना आपसे क्या चाहिए, 25 की उठाएंगे मेरी आज की। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौर की जनहित याचिका को मंजूर कर लिया। याचिका में कांग्रेस के 6 विधायकों को पक्षकार बनाने की गुजारिश की गई। उन्होंने अर्जी में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, विधायक रफीक खान, रामलाल जाट, संयम लोढ़ा, महेंद्र चौधरी को पक्षकार बनाने की गुजारिश की है। मामले की अब अगली सुनवाई अगस्त महीने में तय की गई है। राजस्थान के 81 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और भुवन गोयल की खंडपीठ ने राजेंद्र राठौर की उस प्रार्थना को स्वीकार किया है जिसमें उन्होंने 6 विधायकों को पक्षकार बनाने की अपील की थी। दरअसल 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस नेतृत्व ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे और उस वक्त इस बात की चर्चा होने लगी थी कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का यह चाहता है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो और मुख्यमंत्री के रूप में किसी और का चयन हो। इसके विरोध में कांग्रेस के कई विधायक लामबंद हुए और 81 विधायकों ने स्पीकर CP जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि वे इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए और विधायकों की विधायकी बरकरार रही। इसी मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक और प्रार्थना पत्र दिया गया और उसमें कोर्ट से यह अपील की गई थी राजेंद्र राठौड़ के द्वारा कि इसमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री महेश जोशी, विधायक रफीक खान, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा और रामलाल जाट को इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और अगस्त के महीने में अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल 81 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था, इसके संबंध में यह कहा गया कि उनमें से कई विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। अब कोर्ट और साथ ही साथ याचिकाकर्ता की यह दलील है कि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन विधायकों ने किसके दबाव में इस्तीफा दिया था, इसीलिए इन 6 लोगों को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। अब इन 6 लोगों से यह पूछताछ की जाएगी, इनसे यह जानकारी जुटाई जाएगी कि किस दबाव में आखिर उन 81 लोगों के इस्तीफे करवाए गए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह भी दलील दी कि उन विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद जो वेतन और भत्ता लिया है वह भी गैरकानूनी है। अब देखना है कि जब आगे इस मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या रुख रहता है और कोर्ट क्या कुछ और सवाल पूछता है। जाहिर है इस पूरे प्रकरण में राजेंद्र राठौड़ की भूमिका काफ़ी अहम रही। उन्होंने लगातार इस पूरे मामले को न सिर्फ उठाए रखा बल्कि कोर्ट के माध्यम से भी लगातार कांग्रेस को और कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व को, स्पीकर पर लगातार सवाल उठाए रखा। जाहिर तौर पे उस वक्त इस बात की चर्चा थी कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह यह चाहता है कि अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री पद से हटे, एक नई जिम्मेदारी संभालें और प्रदेश में नेतृत्व जो है किसी और को दी जाए। उसमें सचिन पायलट का नाम बहुत प्रमुखता से था, लेकिन उसी वक्त जबकि कांग्रेस के सभी MLA की बैठक होनी थी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, उससे पहले शांति धारीवाल ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में लामबंद होकर के कांग्रेस के विधायकों ने अशोक गहलोत के पक्ष में अपना समर्थन दिखाया और उसी के कड़ी में उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। वह इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए थे और इसी भूमिका को लेकर के हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। अगस्त में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में अपना क्या निर्णय देता है और यह निर्णय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसे खुश कर पाता है। कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV। वहीं जोधपुर के पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि मथानिया क्षेत्र के बालरवा गांव में सावर परिहार सरपंच प्रतिनिधि को परेशान किया जा रहा है। उनके घर पर विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर JN और पुलिसकर्मियों द्वारा बदले की भावना से तानाशाही पूर्वक परेशान करने का आरोप है। पूर्व विधायक मदेरणा ने कहा कि JN और पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि तुरंत मौके पर
गई और विद्युत विभाग पुलिसकर्मियों को ऐसे जनता के साथ मनमानी नहीं करने देगी। मैं बालरवा के लिए रवाना हो रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि ओसियां के अंदर बदले की राजनीति से काम हो रहा है, लेकिन अगर आपने सीमाएं लांघ दी तो हम निश्चित रूप से पाला मान देंगे। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमारे बालरवा सरपंच प्रतिनिधित्व सांवर परिहार के यहाँ पर जेएन और डिस्कॉम विभाग और पुलिस के 2 एएसआई अपनी पूरी टीम के साथ बदले की राजनीति से उनके यहाँ पर कनेक्शन काटने के लिए आए। मैंने जेएन से बात करी, एएसआई से बात करी, जबरदस्त बात। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है दिव्या मदेरणा का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि नाराज नजर आ रही हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगा रही हैं। शुभेंदु, देखिए, दिव्या मदेरणा जो पूर्व विधायक है, इसका वीडियो वायरल होने के साथ ही वर्तमान विधायक जो बीजेपी के है बलराम सियोल, उन्होंने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिससे उन्होंने आरोप लगाया है कि जो डिस्कॉम की टीम गई थी वो इनके जो सरपंच प्रतिनिधि जिसके लिए दिव्या मदेरणा गई, उन्होंने किसी पड़ोसी का 2 साल से कनेक्शन काट रखा था। उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए गई थी, न कि उनके सरपंच प्रतिनिधि का कनेक्शन हटाने। तो कह सकते हैं दोनों तरफ से राजनीति हो रही है या क्या हो रही है, लेकिन दोनों ही विधायक अपने अपने दावे पेश कर रही है, जिसमें दिव्या मदेरणा ने आरोप लगाया है कि वो जेएन ने और पुलिस के एएसआई ने उनके साथ बदतमीजी की है, उसका वो विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरह से बलराम सियोल ने भी कहा है कि ये कनेक्शन जोड़ने गए थे और काटने नहीं गए थे, तो अब देखिए इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं दिव्या मदेरणा का जो वीडियो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, वही बलराम सियोल की जो सफाई है वो आई है इस मामले में। ये मामला राजनीति से प्रेरित है और दिव्या मदेरणा सिर्फ झूठ का साथ। अच्छा अरुण, कुछ खबरें सोशल मीडिया पर ऐसी भी चल रही हैं कि जीप में जाती हुई नजर आ रही हैं दिव्या, इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, ये बात सही है कि दिव्या मदेरणा मौके पर पहुंची थी और जाने से पहले उसने अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। उसके बाद में वो वहां जाकर जब विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ वो जीप में बैठ गई थी, सेल्फ अरेस्टेड हो गई थी। और उसने जब सीआई वहां के जो मतानिया के थे उन्होंने उनसे निवेदन किया था, लेकिन वो मानी नहीं और उसने कहा कमिश्नर से मैं बात करूंगी। यानी कि कह सकते हैं दिव्या मदेरणा पुलिस जी की जीप में बैठी है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही साथ वो बिल्कुल कैसी नजर आ रही है कि आपके एएसआई ने जिस तरह से जो है बदतमीजी की है उसके लिए मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगी। ठीक है, और इसी को लेकर के फिलहाल ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।